क्या आप जानते हैं कि इंडिया को 2030 तक अपने नेट जीरो और रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स अचीव करने के लिए लगभग 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सोचिए इस मैसिव ट्रांजैक्शन को फंड कौन करेगा। इस रेवोल्यूशन के सेंटर में एक ही सरकारी मैसिव कंपनी है जिसका लोन बुक पिछले एक साल में 28% ग्रो हुआ है एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली टचिंग 90,000 करोड़ एज ऑफ टुडे। यस, यू गेस्ड इट राइट, कंपनी का नाम है आयरेडा। क्या इंडिया अपने नेट जीरो टारगेट को पूरा कर पाएगा? इरेडा के स्टॉक में भारी गिरावट। IREDA is looking to raise money. क्या इरेडा में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है? क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। सो इन्वेस्टर्स, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया के लिए एनर्जी डिपेंडेंसी कितनी बड़ी इशू है। बेसिकली हमारे देश को खुद की बिजली बनाना और खुद का फ्यूल बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस करंट वॉर सिनेरियो ने हमें एक्सप्लेन कर दिया। अब इस मैसिव शिफ्ट के लिए लगने वाला है काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यहीं पे रोल आता है एक एनबीएफसी का जिसका नाम है आयरेडा। अब अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हर स्टॉक एनालिसिस वीडियो को मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री कैसी है। फिर इसके बाद हम कंपनी का बैलेंस शीट दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह चेक करते हैं कि बुक्स में कोई खराबी तो नहीं है, वैल्यूएशन वगैरह सब जगह पे है क्या, एंड अल्टीमेटली अगर सारी चीजें अच्छी निकलती है तो फिर हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स नाउ मूव विद द फर्स्ट एनालिसिस दैट इज बिजनेस एनालिसिस ऑफ आयरेडा। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के मैक्रो पिक्चर को समझते हैं। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेट करने का। इस कोलोसल टारगेट को पूरा करने के लिए हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग चाहिए। अब इस इंडस्ट्री को टेल विंड मिलती है सरकार की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स की मदद से, जैसे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसका एम 1 करोड़ घर के ऊपर में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का है, एंड सेकेंडली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें 2030 तक के 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मेजर ड्राइवर्स जो है ये फ्यूचर लोन डिमांड की गारंटी देते हैं कि आगे चल के इस इंडस्ट्री में पैसा तो लगने वाला है। लेकिन सबसे बड़े गेम चेंजर रिसेंटली आरबीआई की तरफ से आए हैं, जहां आरबीआई ने अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन रिक्वायरमेंट को 5% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि आयरेडा जैसी एनबीएफसी के पास अब कम कैपिटल ब्लॉक रहेगा, जिससे कि अब वो मार्केट में और ज्यादा इजीली लोन दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी भी इसके फेवर में है और लेंडिंग पॉलिसी भी इसके फेवर में है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि भाई आयरेडा कंपनी पैसे कैसे कमाती है। देखिए, आयरेडा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आने वाली एक नवरत्न कंपनी है। इसका कोर बिजनेस मॉडल बड़ा ही सिंपल एंड प्रॉफिटेबल है। ये मार्केट से सस्ते रेट पर पैसा उठाती है और फिर ग्रीन एनर्जी डेवलपर्स को ये पैसा पास ऑन कर देती है विद अ स्लाइटली मोर मार्जिन। FY23 के Q3 रिजल्ट्स ने हमें बताया कि आयरेडा का बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ 7.07% है, जबकि उनका लोन एसेट पर यील्ड 9.0% है। और ये जो बीच में डिफरेंस आया इसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं और यहीं पे कंपनी का प्रॉफिट आता है। अगर आप इनके पोर्टफोलियो को ब्रेकअप करें तो सोलर सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा है 25%, उसके बाद स्टेट यूटिलिटीज पे 20%, विंड एनर्जी पे 12% और हाइड्रो पे 9% आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आयरेडा सिर्फ सरकारी कंपनी को लोन नहीं देता है, वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी लोन देता है। इनफैक्ट इनके लोन बुक का 71% एक्सपोजर प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ ही है। इसके अलावा एमएनआरई के नोडल एजेंसी होने के नाते आयरेडा गवर्नमेंट सब्सिडीज और स्कीम्स मैनेज करने के लिए रिस्क फ्री फी बेस्ड इनकम भी जनरेट करता है। मतलब इसके पैसे कमाने का तरीका बड़ा ही सिंपल एंड एज पर बुक्स है। अब कोई भी स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस इनकम्प्लीट होगा अगर मैं उस कंपनी का मोट मोनोपोली आपके साथ शेयर ना करूं एंड एडिशनली इसकी रिस्क ना बताऊं आपको। तो आयरेडा का सबसे बड़ा मोट है इसके सॉवरेन बैकिंग। गवर्नमेंट 75% स्टेक होल्ड करती है कंपनी का, इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी इसे हाईली रेट करती है। एंड क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड फंड है इसलिए इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड्स, बेसिकली इनको लोन काफी सस्ते में इजीली मिल जाता है। फ्यूचर फंडिंग के लिए इन्होंने गिफ्ट सिटी में अपनी सब्सिडरी स्टार्ट की है, जिससे इन्हें सस्ते फॉरेन कैपिटल और ग्रीन डॉलर बॉन्ड का भी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। और इनका एक्चुअल गोल ये है कि 2030 तक के 5 लाख करोड़ की लोन बुक इनको बनानी है, मतलब आज से लगभग 5 गुना ज्यादा। अब 2 चैलेंजेस भी ये स्टॉक फेस करता है। सबसे पहला तो इसकी कैपिटल एफिशिएंसी अपने पीयर से कंपैरिजन में बहुत अच्छी नहीं है। ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाला सेक्शन है ना, इसमें आरईसी और पीएफसी से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आयरेडा को यहाँ पे इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड दूसरा रिस्क है इसका एनपीए। मैंने आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वीडियो में भी बताया था कि कोई भी लेंडिंग कंपनी का एनपीए अगर ज्यादा होता है ना तो रिस्क बढ़ जाता है। एज ऑफ टुडे ये नंबर 3.7 पे है, विच इज क्वाइट हाई। और इस एनपीए के नंबर में एक और बड़ा रिस्क छुपा हुआ है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक पीपीए डिस्प्यूट चल रहा है। इससे जुड़े लगभग 1200 करोड़ के लोन स्ट्रेस्ड है, जो कि कंपनी के नेटवर्थ का 12% है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर की वजह से ये अब तक एनपीए क्लासिफाई नहीं किए गए। तो मतलब अगर फाइनल वर्डिक्ट इनके फेवर में नहीं आता है तब ये एनपीए और ऐड करेगा। एंड बिकॉज दिस इज अ डेवलपिंग सिचुएशन तो इसके लिए अलग से ट्रैक करना पड़ेगा। तो आई होप अब ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है ये आप समझ चुके हैं। चलिए अभी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। सो फंडामेंटल्स चेक करने के लिए मैं स्क्रीनर.इन को यूज करता हूं, आप जानते ही है, काफी बढ़िया फ्री सा टूल है ये। अगर आप मार्केट कैप के बेसिस पे देखोगे तो ये एक मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। एक्चुअली शेयर प्राइस इतना गिर गया, पहले ये लार्ज कैप में आ रही थी पर अब ये क्लियरली एक मिड कैप में तो आ ही चुकी है।
इफ नॉट अ स्मॉल कैप। इसका पीईजी रेशियो 1 से नीचे है, विच इज वेरी गुड। देखिए रिन्यूएबल सेक्टर के सारे ही स्टॉक्स में बहुत पिटाई देखने मिली है, लेकिन अल्टीमेटली रिन्यूएबल इज द फ्यूचर एनर्जी, राइट? तो ऐसे में अंडर वैल्यूड पिक के लिए अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। इसकी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, 30%। डेट टू इक्विटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनीज में, बैंक्स वगैरह में डेट टू इक्विटी नहीं चेक करना होता है। अब इस कंपनी का बुक वैल्यू 46 है और शेयर प्राइस 123, मतलब देखा जाए तो अभी भी काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। लेकिन वैल्यूएशन पे मैं आता हूं, पहले आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा दूं अगर, तो ये कंपनी का रेवेन्यू आज से ज्यादा कभी नहीं था, प्रॉफिट भी आज से ज्यादा कभी नहीं था। सॉरी, ये रहा इसका प्रॉफिट 2000 करोड़, लगभग 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि आज से ज्यादा कभी नहीं था, विच इज वेरी गुड। ये रहे इसके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के फिगर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही हेल्दी नंबर्स है ये। लेकिन अब मैं आपको मेन रिस्क दिखाता हूँ। क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे आप देखोगे तो ये देखो कितने बड़े बड़े एनपीएस है, राइट? तो हमने पहले भी फाइनेंशियल सेक्टर में डिस्कस किया कि एनपीए बहुत ज्यादा होना, आइडियली तो एनपीए 0 होना चाहिए। एक सरकारी कंपनी अगर लोन दे रही है तो गारंटीड लोन दे रही होगी, तो फिर डिफॉल्ट क्यों हो रहा है? तो अगर डिफॉल्ट हो रहे हैं तो फिर वो मुद्दल गायब हो जाता है। बेसिकली लेंडर के अगर इंटरेस्ट ना मिले तो अलग बात है, प्रिंसिपल ही गायब हो जाए तो फिर काफी समय लगता है रिकवर करने के लिए। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, एंड लेट मी टेल यू द क्लियर प्रॉब्लम कि ये स्टॉक एक्चुअली इतना गिरा क्यों। देखिए ये है वैल्यूएशन चार्ट। कभी भी एनबीएफसीज या फाइनेंशियल स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करने के लिए हमें प्राइस टू बुक रेशियो देखना पड़ता है। कंपेयर टू देयर बुक वैल्यू, कितनी उनकी लोन बुक बड़ी है, कितना उनका बुक वैल्यू है, उसके अगेंस्ट में शेयर का प्राइस कैसा चल रहा है। एक समय पे आयरेडा का प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 9 का चल रहा था, बजाज फाइनेंस से भी ज्यादा। मैं बजाज फाइनेंस को एज अ बेंचमार्क यूज करता हूं क्योंकि वो लिटरली इंडिया की, मैं तो बोलता हूं वर्ल्ड की बेस्ट एनबीएफसी कंपनीज में से एक है। तो भाई एक सरकारी कंपनी जिसके एनपीए इतने ज्यादा है, वो बजाज फाइनेंस लेवल का प्रीमियम क्यों मांग रही है? एंड नेचुरली यहां से फिर स्टॉक जो गिरना चालू हुआ, अब वो गिरते गिरते आ गया है पीबी रेशियो 2.7 पे। पीबी रेशियो 2.7 का मतलब होता है कि बुक वैल्यू से डबल पे भी शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। मैं आपको कुछ क्लासिक लेंडिंग कंपनी के एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, सिंपल सा बैंक है, लेंडिंग कंपनी है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो कि मेरे ख्याल से इंडिया के टॉप प्राइवेट प्लेयर्स में से एक है, इनफैक्ट टॉप बैंक्स में से एक है वो भी। इसका अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे ना यहाँ पे, तो you'll get to know कि ये भी लगभग 2.7 2.8 पे चल रहा है। ये अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। लेकिन क्या आयरेडा आईसीआईसीआई जितना एफिशिएंट है? देखो जरा इसके एनपीएस, नो एनपीएस। सो अगेन मैं आयरेडा के चार्ट पे आता हूँ, 2.7 का जहां पीबी रेशियो देख रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा। स्टॉक अच्छा है या बुरा है ये सवाल नहीं होता है, उसका दाम अच्छा बुरा है क्या ये भी आपको पूछना पड़ता है। मैं इसको आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक रेगुलर डे पे आप एक गेंदे का फूल खरीदते हो जो आपको लगभग 10 रुपए में मिल जाता है, और फिर कुछ दिन बाद जब त्योहार आते हैं तो यही फूल अब आपको 20 रुपए में मिलेगा। तो क्या इस फूल से आने वाली खुशबू अब 20 रुपए में ज्यादा हो गई क्या? कमेंट में बताओ। क्या अब इस फूल से आपको ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा? कमेंट में बताओ। And if your answer is no, कि the price of 10 and price of 20 is just a price difference and it doesn't define the quality of the flower, तो यही सेम चीज स्टॉक्स में भी होती है। आयरेडा तभी भी अच्छी कंपनी थी, आज भी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसका दाम, उसका वैल्यूएशन कब अच्छा था, ये एनालिसिस करना आपका काम होता है। तो आई होप ये शॉर्ट एनालॉजी आपको समझी होगी, एंड इसलिए वैल्यू बाइंग हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट एनीवेज, अगर प्राइस टू बुक देखा जाए तो अभी भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड कैटेगरी में ही दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत। लाइक इट इज नॉट एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड येट, बट फंडामेंटली वगैरह देखा जाए तो कंपनी इज ओके। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, बेसिकली चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, बिफोर आई शो यू द चार्ट एनालिसिस, अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी स्टॉक का एनालिसिस खुद से सीखने में, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि टू कंसीडर माय 6 चेक एनालिसिस कोर्स। अगर मेरे इन वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड होता है तो मेरा कोर्स लेके देखिए, उसमें आपको एक डायरेक्ट रोड मैप मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने 6 डिफरेंट एनालिसिस आपके लिए प्रिपेयर करके रखे। आप जैसे ही एनालिसिस सीखेंगे, आप किसी भी स्टॉक को 6 में से स्कोर कर पाएंगे। अगर किसी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो आप उसे परचेस कीजिए, अदरवाइज सिंपली उसे अवॉइड कर दीजिए। इस कोर्स का फीडबैक बहुत पावरफुल रहा है। जितने भी लोगों ने इसे यूज किया है उन्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली है। इट कम्स अलोंग विद 1 ईयर व्यू एक्सेस टू माय एक्सक्लूसिव स्टूडेंट कम्युनिटी। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपए का है, लेकिन नीचे दी हुई लिंक को क्लिक कीजिए या फिर ये स्कैनर को देख लीजिए एंड यू विल गेट इट एट 1500 रुपीस ओनली। विद दैट सेड, लेट अस नाउ मूव टू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ आयरेडा। ऑलराइट गाइस, तो मेरे स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये आयरेडा का फुल लेटेस्ट चार्ट है अंटिल वीक 2 ऑफ अप्रैल, जब बेसिकली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। सो एज यू कैन सी कि ये स्टॉक यहाँ पे इसी दौरान एकदम ओवर वैल्यूड हो गया था, जहां से फिर ये स्टॉक गिरने लगा। अगर अभी देखा जाए तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से हमें 60% ड्रॉप पे मिल रहा है, 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। आप कह सकते हो 60% क्रैश हो चुका है, ऐसा भी बोल सकते हो। खैर, टर्मिनोलॉजीज में कुछ नहीं रखा है। अब देखो, ये स्टॉक का प्राइस एक्शन हमें अभी भी बताता है कि ये क्लियर एक डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपको पहले भी ये मार्क करके दिखाया था, मैं आपको फिर से एक बार प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, लोअर लो फॉर्मेशन है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अभी हम लोअर लो फॉर्मेशन पे है। तो ऐसे केस में कोई स्टॉक में रिवर्सल कब आएगा, कैसे कंसिडर किया जाता है, ये भी मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूं। देखिए, सिंपली आपको प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल मार्क कर लेना है, और दिस जब तक के 150 के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग नहीं दे देता अच्छे से वीकली टाइम फ्रेम पे, तब तक आप इसमें क्लियर बुलिश व्यू बना ही नहीं सकते। अगर मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं तो ये थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम दिखेगा, इसमें भी लगभग सेम ही जवाब रहेगा हमारे एंड से। आपको फिर भी क्विकर रिवर्सल लेवल अगर कंसिडर करना है, बेसिकली रिस्क ज्यादा लेना है, तो 135 का लेवल आपके लिए रहेगा कि भाई इस रेंज के ऊपर में जब तक ये स्टॉक चले ना जाए तब तक रिवर्सल नहीं कंसिडर किया जाएगा। करंटली इट इज जस्ट अ फॉलिंग नाइफ। अभी भी आप देख सकते हो कैसे ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे आया है और एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना रहा है यहाँ पे।
बेसिकली इसे एक बेरिश पैटर्न कहा जाता है और अभी ये जो स्टॉक हाल फिलहाल में ऊपर गया है वो एक गैप के थ्रू ऊपर गया है और अगला सपोर्ट अगर आप इस स्टॉक का देखोगे तो ये लगभग 90s की रेंज में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे स्टॉक के लिए। आइडियली स्टॉक को कलेक्ट करना चाहिए आपको, जब आइडियली किसी भी अच्छे स्टॉक को आपको तभी कलेक्ट करना चाहिए जब पहली बात तो वो अंडर वैल्यूड हो जाए और दूसरी बात तो उसमें रिवर्सल आ जाए। एज ऑफ टुडे जैसी मार्केट सिनेरियो चल रही है सारे ही स्टॉक आपको ऐसे गिरते हुए दिखेंगे, तो आपको इनमें से कौन से स्टॉक को पिक करना है इसका सिंपल जवाब होता है कि जो भी स्टॉक ने रिवर्सल शो कर दिया हो उसे पिक कीजिए। अब इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी सी और डेवलपमेंट बचते हैं। देखिए वैसे तो ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है और ये लिस्टिंग इसकी बहुत ज्यादा दिन पहले कोई हुई नहीं है, लगभग 2-3 साल भी इसको क्लियरली हुए नहीं है, 3 साल हुए नहीं है इसे लिस्ट होके। तो लिस्टिंग डे का जो लो होता है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉक इतना गिर जाएगा, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो काफी दिक्कत आ जाती है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा था कि इसका प्राइस टू बुक रेशियो 2.7 है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि 2.7 के पीबी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका बुक वैल्यू अगर हम देखें तो ये 46 की है। अब एकदम से ये पीबी रेशियो 1 पे तो नहीं आ जाएगा, बट स्टिल क्योंकि स्टॉक अभी बेरिश टेरिटरी में है इसलिए हमें ऐसे लेवल्स का भी अलर्ट लगाना चाहिए। अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट एक और तरीके से की जा सकती है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा, कम से कम 5-10 साल का विजन आपको लेके चलना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 साल का तो लेके चलना ही पड़ेगा, जहां पे कंपनी बोल रही है कि वो और यहाँ पे आप कंपनी के नैरेटिव पे बेट लगा रहे हो ना कि फंडामेंटल्स पे। बेसिकली कंपनी ने बोल दिया है अगर नहीं कर पाई तो नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में कंपनी का क्या बोलना है कि 2030 तक के 5 लाख करोड़ की इनको ऑर्डर बुक बनानी है, तो आज से 5 गुना होने का शेयर प्राइस में दम है। अब नॉट एक्जैक्टली 5 गुना, एक सही वैल्यूएशन से 5 गुना होने का दम है। और एज ऑफ टुडे अगर स्टॉक सिर्फ अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी विजिट करता है, देखिए करंट प्राइस से अगर यहाँ तक चले जाते हैं तो लगभग 150% के रिटर्न आपको मिलते हैं। तो 150% के रिटर्न्स आपको कुछ एक साल में तो यूजुअली मिलने नहीं चाहिए ऐसे। अब इस स्टॉक में आप देख सकते हो कि पहले मिल गए, लेकिन एक बार में अगर उसने रिटर्न दे दिया तो फिर पूरी तरह से अगले 2-3 साल में फिर कोलैप्स भी हो गया। तो इसलिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म बेट ले रहे हो इस स्टॉक पे तो आपको इस पे 5 साल का व्यू रखना पड़ेगा, जहां पे स्टॉक के कुछ टारगेट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बाय द वे ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट का पार्ट है, तो इसी स्टॉक के ऊपर मैं अपडेटेड एनालिसिस आगे चल के बनाऊंगा भी। तो पहली बात तो सब्सक्राइब कर लेना। बट एज ऑफ टुडे माय फाइनल वर्डिक्ट वुड बी कि एक रिवर्सल का वेट करना चाहिए और एक फेयर वैल्यूएशन पे आने का वेट करना चाहिए। हाँ, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, पर यही चूरन हमें कुछ साल पहले भी दिया गया था, तब ये स्टॉक बहुत भाग गया था और फिर अल्टीमेटली जब ये स्टॉक गिरने लगा तो एक प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों दे दिया। तो इस वीडियो से हमें क्या सीखने मिलता है कि हमें पहली बात तो वैल्यू बाइंग पे ही फोकस करना चाहिए, कोई भी भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कोई गिरती हुई ट्रेन में भी बैठने की जरूरत नहीं है। लेट्स वेट फॉर अ रिवर्सल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो कोई स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं होता है, उस स्टॉक का वैल्यूएशन अच्छा या बुरा होता है, तो हमें उस एक फेयर वैल्यूएशन पे उसे कलेक्ट करना चाहिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक का प्लान भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत अच्छे से कर रही है, फंडामेंटल्स भी ठीक है। इट्स जस्ट दैट वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स एकदम फेवरेबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके साथ इस चार्ट पे शेयर किए उसका अलर्ट आप लगा लेना। जिस भी दिन वो अलर्ट ट्रिगर हो जाता है मेरे कमेंट सेक्शन में फिर से पिंग कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।